तो ये पॉइंटिंग वेक्टर जो है पिछले टर्न पर हम कर रहे थे, तो हमने इसको लिख लिया था, इसकी डेफिनेशन नोट कर ली थी और ये समझ भी लिया था। तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है, तो आप उससे आगे लिखेंगे जहां आपने इसकी डेफिनेशन लिखी थी कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे वो फॉर्मूले में आ रहा है ना, ई स्क्वायर आर एम एस अपॉन जेड नॉट, तो वो कैसे प्रूव होगा। ठीक है, तो ये उसका डेरिवेशन है। तो हेडिंग डालिए एक्सप्रेशन फॉर पॉइंटिंग वेक्टर। तो एस जो है वो ई क्रॉस एच है। ठीक है, यहां से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो एस ई क्रॉस एच क्यों है? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है पॉइंटिंग वेक्टर। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव में होती है, जिस डायरेक्शन में वेव चलती है, राइट, के की डायरेक्शन में होता है एस। तो इसीलिए ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लाई कर रहे हैं ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो S इक्वल टू ई क्रॉस एच, तो इसको हम B में भी लिख सकते हैं। तो ये बना 1/μ0 ई क्रॉस B। ठीक है, तो ये जो है H जो है B/μ0 होगा, तो इसीलिए μ0 बाहर आ गया, तो अंदर हो गया ई क्रॉस B। ठीक है सर, ये नोट करना है क्या? हाँ, पहले आप थोड़ा नोट भी करते रहो, समझते भी रहो। ये नोट करना है, ये सर, डेरिवेशन है ये। आपकी आवाज थोड़ी मंदी आ रही है। यस, सर, आवाज कम आ रही है आपकी बहुत। अच्छा ठीक है, तो ये आपको जो है नोट करना है, क्योंकि ये जो है आपका डेरिवेशन है पॉइंटिंग वेक्टर का। तो ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। इसको हम बी के टर्म में लिख सकते हैं 1/μ0 ई क्रॉस बी, क्योंकि एच जो है वो B/μ0 होता है। तो μ0 बाहर आ गया ब्रैकेट के, ई क्रॉस बी। ठीक, अब 12th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू बी सी होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो यहाँ से B जो है वो E/c हो गया। ठीक है, तो ये C जो है हमने ब्रैकेट से बाहर ले लिया, तो ये हो गया E क्रॉस E/c। ठीक, तो ये C बाहर आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये n कैप कैसे आया। E तो आ रहा है, ये तो आप समझ गए, क्योंकि मैंने B को लिखा है E/c, तो C आ गया बाहर ब्रैकेट के और यहाँ आ गया E। फिर ये n कैप क्रॉस क्यों आ रहा है? तो n कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव में है, यानी कि इसकी डायरेक्शन k की डायरेक्शन के अलोंग है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो 1 तो बेटा हमेशा छुपा रहता है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 1 तो हमेशा होता है, 1 जो है दिखाई नहीं देता है, छुपा हुआ रहता है। तो इसलिए हमने यूनिट वेक्टर ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव में है। अब अगर मैं, यानी कि k की डायरेक्शन में है, अगर मैं अब इस वेक्टर का E के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, तो इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ये वो वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टरों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यही बात है। जो भी इन वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये वो वेक्टर है जो कि इन दोनों वेक्टरों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो वो क्या है भाई? ये तो k की दिशा में हो गया और ये E है, तो k और E के परपेंडिकुलर कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। आगे बात समझ में? तो इसलिए ये n कैप क्रॉस E लिखा है मैंने, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शा रहा है, और n कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, क्योंकि n कैप क्रॉस E को आप लिख सकते हो मॉड n कैप
मॉड ई साइन 90, ठीक है। तो साइन 90 1 हो गया, मॉड एन कैप 1 हो गया, तो ई आ गया वही। तो यहाँ पे वही ई अपॉन सी की जगह सी नीचे बाहर ले लिया ब्रैकेट के, तो ये बी की डायरेक्शन को दर्शा रहा है, इसलिए ये एन कैप क्रॉस ई लिखा है। समझ में आ गई बात। अब ये देखो दो क्रॉस आ रहे हैं, दो क्रॉस, ई क्रॉस एन कैप क्रॉस ई आ रहा है, ठीक। तो हमें इसे ब्रैकेट को खोलना है, राइट। तो बेटा हमने ये जो खोला था, इसको जो है हम पहले भी एक फॉर्मूला हमने बनाया था, उस फॉर्मूले के आधार पे हम इसको खोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे खोला जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई पीछे वाले से कराओ, इसे बाहर रखो, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ, इसे ई को बाहर रखो, तो वही आ गया। ये हमने पहले भी किया है। तो 1 अपॉन म्यू नॉट सी ई डॉट ई, ठीक है, ई की मल्टीप्लाई ई से कराई एन कैप माइनस ई डॉट एन कैप ई। क्लियर हुई बात। तो ये आप जानते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो c है ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन सी कितना हो गया, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमने c की जगह यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखा, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये बना अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट, ई डॉट ई हो गया ई स्क्वायर एन कैप। ये वाली टर्म हो गई जीरो। ये जीरो क्यों हो गई, क्योंकि ई और एन आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि एन है के की दिशा में एक्स डायरेक्शन में और ई है वाई डायरेक्शन में। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ये आप जानते हो। तो इसलिए ये सेकंड वाली जो टर्म है खत्म हो जाएगी। तो ये रह गया अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट ई स्क्वायर एन कैप, ठीक है। तो यहां पर म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, तो एक अंडर रूट में रह जाएगा नीचे, तो ये हो गया अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ई स्क्वायर एन कैप। अब ये जो जेड नॉट है इसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ये एक्चुअली मीडियम का प्रतिरोध होता है जो वेव पर लगता है। हर मीडियम का एक प्रतिरोध होता है जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर लगाता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम से चलती है। तो ये जो जेड नॉट है ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, ठीक है, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो ये हो गया अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन जेड नॉट कितना होगा, अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो इसीलिए मैंने इसको 1 अपॉन जेड नॉट लिख दिया। ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है ये हम आगे पढ़ेंगे जब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अभी आप इसे डायरेक्ट लगाओ, ये प्रतिरोध है जो कि फ्री स्पेस जो है वेव पर लगा रही है, अभी आप ऐसे समझो इसको, ठीक है। तो इसका मान जो है रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ मैंने 1 बाई जेड नॉट कर दिया ई स्क्वायर एन कैप। अब बेटा आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की समीकरण शुरू से ही निकालते आ रहे हो कि इसको, ये जो है लेटरली मैंने बताया था कि ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है। जब आर इन्फिनिटी है तो ई इन्फिनिटी, आपको समझाया था एक बार। जब टी इन्फिनिटी है तो ई जीरो हो रहा है। तो ई बराबर ई नॉट ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी है। ये ई जो रिलेशन में होता है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन इसकी पीक वैल्यू से इससे होता है, ये हमने पहले भी किया। तो हमने इसकी जगह ई की जगह रख दिया ई नॉट ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी का होल स्क्वायर एन कैप 1 बाई जेड नॉट। ये एस है पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। फर्दर सॉल्व किया तो 1 बाई जेड नॉट ई स्क्वायर को, ई नॉट स्क्वायर को बाहर ले लो, क्योंकि जब तुम ये स्क्वायर खोलोगे तो ई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ये क्या बनेगा ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। बेटा मैथ में यूलर फॉर्मूला पढ़ा है, यूलर फॉर्मूला ई की पावर आई थीटा। ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो वही मैंने यूलर फॉर्मूला लगाया। तो यूलर फॉर्मूले से ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी को लिख सकते हैं कॉस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस आई साइन के डॉट आर माइनस ओमेगा टी एन कैप।
ठीक है, ये होल स्क्वायर में आ रही है टर्म यहाँ, ठीक है, तो होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। क्लियर हो रहा है? यूलर फॉर्मूला लगाया है मैथ्स वाला। नाउ क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर एनर्जी है, ये मैंने आपको पिछली बार समझाई थी। पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? एनर्जी है जो किसी क्लोज सरफेस के यूनिट एरिया से फ्लो कर रही है 1 सेकंड में वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में, ये इसकी परिभाषा है। तो एनर्जी है एक्चुअली में ये। अब तुम जानते हो एनर्जी कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकती, एनर्जी केवल रियल होगी। तो ये जो इमेजिनरी टर्म आ रही है इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए और केवल कॉस के टर्म में बात कीजिए जो कि रियल टर्म है। ठीक, तो इसमें आपको ये रीजन देना पड़ेगा, सिंस पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सो वी कंसिडर ओनली द रियल पार्ट। तो जब रियल पार्ट लिया तो ये बना 1/z0, एस जो है आ रहा है 1/z0 E0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर k डॉट r माइनस ओमेगा टी एन कैप। ठीक है, ये होल स्क्वायर जब खुलेगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ये आ रहा है। अब बेटा क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे, वो तो साइनसॉइडल है, इस तरह से चलती है। तो तुम देख रहे हो कि जो एनर्जी एक्चुअली क्लोज सरफेस एस के यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम क्रॉस हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिसको मैं पॉइंटिंग वेक्टर कह रहा हूँ, वो टाइम के साथ चेंज करेगी, वो फिक्स नहीं रहने की। कि मान लीजिए 5 जूल है तो 5 जूल 5 जूल 5 जूल हमेशा 5 जूल रहेगी, ऐसा नहीं होगा। वो साइनोसॉइडली चेंज करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइनोसॉइडली चेंज कर रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए जब भी पॉइंटिंग वेक्टर की बात करते हैं तो एवरेज की बात करनी पड़ेगी। एक्चुअल में पॉइंटिंग वेक्टर हमेशा एवरेज एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी कर रहे हैं। कांस्टेंट तो नहीं है ना, ई और बी कोई कांस्टेंट तो नहीं है ना, वो तो वे चेंज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए एस भी चेंज करेगा। तो एवरेज की बात करो तो इसीलिए एक साइकिल में मैंने ये एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर निकाला है, जिसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। जब एवरेज लिखते हैं तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का सिंबल होता है, इस तरह का, ये लगती है, इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, इसके अंदर लिखे हैं एस, तो ये हो गया 1/z0 E0 स्क्वायर। तो इसका मुझे एवरेज लेना पड़ेगा, ये वैल्यू का, कॉस स्क्वायर k डॉट r माइनस ओमेगा टी, ये एवरेज उसमें चला गया अंदर। ठीक है, एन कैप। आई बात समझ में? एवरेज क्यों लिया? क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं, वो कांस्टेंट नहीं है। तो अगर एक पूरी साइकिल पर आपको लेना है, एक साइकिल क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ली पॉजिटिव, फिर 0 हो गई, फिर मैक्सिमम वैल्यू ली नेगेटिव, राइट, फिर वापस 0 आ गया, तो इसे पूरी साइकिल कहते हैं। तो साइकिल में एवरेज वैल्यू लेनी है तो आपको इस कॉस स्क्वायर k डॉट r माइनस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू लेनी होगी। अब आप मुझे ये बताओ, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक, और कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। क्योंकि ये कॉस स्क्वायर है तो इसलिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0। ठीक है, नेगेटिव की बात ही नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब ये बताओ 0 और 1 का एवरेज कितना होता है? 0 और 1 का एवरेज होता है 0.5 या 1/2। ठीक, तो इसीलिए जब एवरेज निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो ये यहाँ हमने 1/2 ले ली, तो ये s जो है हो गया 1/z0 E0 स्क्वायर 1/2 n। ठीक है, s इक्वल टू 1/z0 E0 स्क्वायर को आप लिखो E0/√2, E0/√2 ऐसे भी लिख सकते हो, n कैप, क्योंकि ये 2 है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक E0 के नीचे ले लो, एक E0 के नीचे ले लो। E0/√2 होता है ERMS, तो ERMS इंटू ERMS E स्क्वायर RMS। तो ये फाइनल फॉर्मूला बन गया। पॉइंटिंग वेक्टर होता है S इक्वल टू 1/z0 E स्क्वायर RMS n कैप। Z0 है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, ये प्रतिरोध है जो मीडियम ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर लगाया है, और ये RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको आप नोट कर लीजिए।